नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट का @3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या फिर प्रयागराज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट के @3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हुए, इसलिए विकल्प ए सही है। राज्य सरकार तेजी से विकास के उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही है। इस सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस तरह का पहला समारोह 29 जुलाई 2018 को और दूसरा 28 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को लोक सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323B, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 325? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323A। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है, इसलिए विकल्प ए सही है। जबकि अनुच्छेद 323B के तहत अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323B के तहत ट्रिब्यूनल संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाओं द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 323A के अनुसरण में संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323A। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया? केसी वेयर, मॉरिस जोन्स, आइवर जेनिंग्स या फिर ग्रानविल ऑस्टिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रानविल ऑस्टिन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद के फैसले केंद्र या राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और उन्हें बाध्यकारी आदेशों के रूप में मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा। भारतीय संविधान को विभिन्न रूप में वर्णित किया गया है। केसी वेयर अर्धसंघीय, मॉरिस जोन्स बार्गेनिंग संघवाद, आइवर जेनिंग्स केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ और ग्रानविले ऑस्टिन सहकारी संघवाद। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रानविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। केंद्र सरकार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI को व्यापक अधिकार देने के लिए मौजूदा प्रतिस्पर्धा विधेयक 2020 में बदलाव करने की योजना बना रही है। मौजूदा नियमों में CCI को प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए गूगल, मेटा, एप्पल जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 से केंद्र सरकार द्वारा की गई है। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस आयोग के कर्तव्य हैं प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स यानी RFID के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. RFID सिस्टम द्वारा कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति और अल्ट्रा उच्च आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है। 2. बारकोड की तुलना में RFID नकल करने में अधिक जटिल होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। देश में पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID से लैस बैगेज टैग
जल्द ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध होंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID एक वायरलेस ट्रैकिंग विधि है जो वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए टैग और रीडर का उपयोग करती हैं। RFID सिस्टम द्वारा कम आवृत्ति, उच्च आवृत्ति और अल्ट्रा उच्च आवृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। RFID टैग बारकोड की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। बारकोड की नकल करना आसान होता है, जबकि RFID की नकल करना कठिन होता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन या फिर जेनेवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेनेवा। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU परिषद के लिए फिर से चुनाव लड़ेगा। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1865 में संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, जिनेवा। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कौन से अधिनियम लागू किए जाते हैं? 1. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा। 2. धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA। 3. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने नीरव मोदी के 3 फ्लैटों की नीलामी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। यह आर्थिक अपराधों की जांच और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के मामलों पर कार्रवाई करता है। इसकी उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुई थी और यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी PMLA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 यानी FEOA को लागू करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. NAS का पहला संस्करण 2001 में लॉन्च किया गया था। 2. इसे शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के साथ मिलकर डिजाइन किया है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS के मुताबिक वर्ष 2017 से 2021 के बीच स्कूली छात्रों की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में गिरावट दर्ज की गई है। NAS देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली की निगरानी के लिए हर दूसरे वर्ष में किया जाने वाला एक सर्वे है। इसका पहला संस्करण 2001 में किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के साथ डिजाइन किया गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। प्लैंक का नियम और लाइट क्वांटा की परिकल्पना नामक एक रिपोर्ट का दस्तावेजीकरण किया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन, CV रमन, श्रीनिवास रामानुज या फिर सत्येंद्र नाथ बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ बोस। गूगल ने 4 जून को भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए एक विशेष डूडल बनाया। उन्होंने 1924 में इसी दिन अपने क्वांटम फॉर्मूलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजे, जिन्होंने तुरंत इसे क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में मान्यता दी। 22 साल की उम्र में उन्हें खगोल भौतिकीविद मेघनाथ साहा के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्याता नियुक्त किया गया था। 1921 में वह भौतिकी में रीडर के रूप में तत्कालीन नवनिर्मित ढाका विश्वविद्यालय में शामिल हुए। यहाँ पढ़ाते समय उन्होंने प्लैंक के नियम और लाइट क्वांटा की परिकल्पना नामक एक रिपोर्ट में अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण किया, इसलिए विकल्प डी सही है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ बोस। अगला प्रश्न है, बोस्फोरस जलडमरू मध्य और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य किस देश के अंतर्गत आते हैं? यूक्रेन, तुर्की, रूस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है, अब इसे तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। तुर्की एक बड़ा प्रायद्वीप है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। तुर्किश जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की एक श्रृंखला बनाता है जो एजियन और भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ता है। इनमें डार्डानेल्स और बोस्फोरस शामिल हैं। बोस्फोरस काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है, जबकि डार्डानेल्स एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्की। अंतिम प्रश्न है, मिट्टी बचाओ आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1998, 2001, 2019 या फिर 2022? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मिट्टी में सुधार के लिए जागरूक प्रतिक्रिया लाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। सद्गुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2022। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 1 नागालैंड, 2 मणिपुर, 3 मिजोरम, 4 त्रिपुरा। दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों को कवर करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।